अस्सलाम वालेकुम बेटा। अ, आज जो है हम एल्केन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एल्केन्स, तो द वर्ड अल्क एंड द वर्ड एन। एन का मतलब होता है सैचुरेटेड एंड अल्क का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। तो पिछले लेक्चर में आपको बताया था नेमिंग में कि कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज करते हैं। अल्क का मतलब हाइड्रोकार्बन हो गया, एन का मतलब सैचुरेटेड, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। तो इट मींस एल्केन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे कुछ फार्मूला दिखे, एक टेबल बना के दिया आपको, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे आते हैं कि होमोलोगस सीरीज क्या चीज होती है। ये आप लोग ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय CH2 इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। एडजेसेंट मेंबर का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास प्रोपेनॉन है एंड हम उसको हाईलाइट करते हैं, इसका एडजेसेंट जो है आपके पास या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अगर आप इनका फार्मूला चेक करें तो इसका फार्मूला है C2H6। जबकि इसका फार्मूला चेक करें तो दैट इज C4H10। जबकि इसका फार्मूला जो है दैट इज C3H8। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज CH2। सिमिलरली इन दोनों में देखें तो डिफरेंस इज CH2। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर CH2 का डिफरेंस आता है, इसे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। एक्चुअली CH2 का डिफरेंस इंडिकेट क्या करता है? CH2 का डिफरेंस इंडिकेट करता है कि कार्बन की चेन जो है वो बढ़ रही है बस। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये बात अब यहीं पे हम खत्म कर देते हैं कि मेरे पास ये 2 कार्बन है, तो यू नो वेरी वेल कि इसके साथ 3 हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएंगे और 3 हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसका जो फार्मूला बन जाएगा दैट इज C2 हो जाएगा एंड H6 हो जाएगा। अगर आप इसमें और कार्बन लाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें एक और कार्बन लाते हैं तो हाइड्रोजन के साथ 2 लगाने पड़ेंगे आपको। तो अब जो है इसका फार्मूला हो गया C3H6 और H8 हो जाएगा। सिमिलरली आप इसमें और भी कार्बन लाना चाहते हैं तो कार्बन एक और लेके आ गए, तो जब भी एक कार्बन आएगा उसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे और इस तरीके से का फार्मूला बन गया C4H10। तो CH2 एक्चुअली है क्या चीज? फिर तो CH2 कार्बन चेन की लेंथनिंग शो करता है, वही है कंपाउंड। कंपाउंड में कोई फर्क नहीं आया, आपके पास जस्ट कार्बन चेन की लेंथ एक्सटेंड कर दी। यही बात आप किसी भी क्लास में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक अल्कोहल है जिसमें यहाँ पर OH लगा हुआ है, और इस वक्त इसका जो फार्मूला है दैट इज C2H5OH इज द कॉमन। अगर आप इसमें एक कार्बन लेके आ जाएंगे तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन अल्टीमेटली आएंगे। सिमिलरली दिस फार्मूला विल बिकम C3H7 हो जाएगा और OH अपनी जगह पे। तो इन दोनों के दरमियान भी CH2 का डिफरेंस, तो CH2 का डिफरेंस जब भी कभी नजर आए, इसका मतलब कुछ नहीं हो रहा सिवाय कार्बन चेन की लेंथनिंग के। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? ऐसी क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड की जहां पर एडजेसेंट मेंबर CH2 से रेफर करते हैं, उसे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। किसी भी होमोलोगस सीरीज में 3 प्रॉपर्टीज होती है। 3 प्रॉपर्टीज। नंबर 1, प्रॉपर नाम होगा उसका। इस केस में जो हम आज पढ़ रहे हैं इसमें नाम है एल्केन। नंबर 2, इनका जनरल फार्मूला होगा। जनरल फार्मूला रटना नहीं होता, जनरल फार्मूला बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझसे कहता है एल्केन का जनरल फार्मूला बनाओ, तो मैंने सबसे पहले विदाउट लुकिंग एट सीरीज कि क्या कंपाउंड था, मैंने ये लिखना है CnNH2n। इसके बाद में जाके फार्मूला को देखूंगा, फिर मैं इसको एडजस्ट करूंगा। ये तो कंपल्जन है कि आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जाके इसमें चेक किया एक फार्मूला को जो कि आपके पास आ रहा है C2H6 आ रहा है, इसके साथ इसको एडजस्ट करना है C2H6 के साथ। तो अगर मैं गौर से देखूं तो ये डबल से 2 ज्यादा है, मतलब 2 का डबल 4 हो जाएगा, तो ये 6 है, इसका मतलब 2। इसलिए इसके जो जनरल फार्मूला बनाऊंगा वो मैं कर दूंगा Cn और H2n, तो लिखना ही था, +2 करना पड़ेगा। तो आपके पास जनरल फार्मूला बन गया। इस तरीके से जनरल फार्मूला बनाने के लिए कभी भी कोई भी क्लास आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मुझसे कहता है कि C3H4 का जनरल फार्मूला बना दो। यू डोंट नो अबाउट दिस क्लास, हमारे पास है भी नहीं, लेकिन इसका जनरल फार्मूला भी जब बनाऊंगा मैं तो CnH2n तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद आपको देखना है कि क्या हो रहा है। इसका डबल जो है 6 होगा, लेकिन 6 से कम है। कितना कम है? 2। आप इसका जनरल फार्मूला बना देंगे ये। ठीक। तो जनरल फार्मूला जो है वो आपको खुद बनाना आना चाहिए, और इस वक्त हमारे पास जो जनरल फार्मूला बन रहा है इसका दैट इज CnH2n+2।
तीसरी प्रॉपर्टी इनकी ये है होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स की, दे शो सिमिलर केमिकल रिएक्शन, इनके केमिकल रिएक्शन एक जैसे होंगे, उसकी वजह ये है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होगा इनका। तो ये तीन प्रॉपर्टीज तो इनकी कंफर्म होनी चाहिए किसी भी होमोलोगस सीरीज की होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं, जब कार्बन चेन बढ़ेगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे किसी भी चेन में, उसमें मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, और डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, और विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी। विस्कोसिटी का मतलब होता है थिकनेस। अगर आप गौर से देखें तो ये सारे के सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो इसमें भी वान डेर वाल होगी और इसमें भी वान डेर वाल होगी। अब वान डेर वाल डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सरफेस एरिया पे। यू नो कि इसके इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके ज्यादा है, इसके कम है। सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया भी इसका ज्यादा है और इसका कम है। जिस जिस तरीके से चेन बढ़ती जाएगी उस तरीके से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे। तो हमने यहाँ पे कोट भी किए हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम था तो इसका थोड़ा ज्यादा हो गया, इसका और ज्यादा हो गया, और इस तरीके से नीचे की तरफ देखें तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं। सिमिलरली इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी जो हैं वो भी ऐसा ऐसा इंक्रीज करते जाएंगे। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो है ये गैसेस की पहली चार गैसेस होती है, उसके बाद जो है आपके पास ये लिक्विड होना शुरू हो जाता है। तो इनकी डेंसिटी आपके सामने डिस्प्ले है। तो क्या क्या चीज फिजिकल प्रॉपर्टीज में एज इंक्रीजिंग कार्बन चेन तो उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी इंक्रीज करती है। लेकिन दो चीजें डिक्रीज करती हैं, क्या क्या? डिक्रीज करती है फ्लेमेबिलिटी, आग नहीं लगेगी जल्दी। मतलब C1 वाला कंपाउंड या C2 वाला कंपाउंड उसको जल्दी आग लगेगी, और C18 वाला जो कंपाउंड उसको देर से आग लगेगी। मतलब डीजल की बात करते हैं तो डीजल को आग लेट लगती है एज कम्पेयर टू मीथेन के या पेट्रोल के। पेट्रोल इज C8। वोलेटिलिटी, उड़ना, कौन जल्दी उड़ जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मतलब लोअर हाइड्रोकार्बन जो होगा वो जल्दी इवोपरेट हो जाएगा, वो मोर वोलेटाइल होगा। जबकि वोलेटिलिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर रही होती हैं, और ये दो प्रॉपर्टीज जो है डिक्रीज कर रही होती है, फ्लेमेबिलिटी एंड वोलेटिलिटी। अगर हम एल्केन्स में आइसोमरिज्म की बात करें तो एल्केन जो है चेन आइसोमर शो कर सकता है, बस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है चेन आइसोमर होगा, इसमें सिस्टर्स वगैरह नहीं हो सकता क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है। अच्छा, इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर की अगर बात करें तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकते हैं, जहां पर बोला है कि मिनिमम 7 कार्बन एटम होने चाहिए। ऑप्टिकल में होता क्या था कि एक कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगते थे जिसमें काइल कार्बन हो। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल काइल बनाना है इसको और आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन है, तो आपके पास ये चारों चीजें जिसके साथ लगे, दैट दे शुड बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल इफ यू प्लेस हियर H, तो ये एक अलग ग्रुप हो गया। इफ यू प्लेस हियर CH3, तो ये अलग ग्रुप हो गया। इफ यू प्लेस हियर, यू नीड टू प्लेस हियर द अदर ग्रुप। अब आपको 2 कार्बन लगाने पड़ जाएंगे यहाँ पर, तब जाके ये अलग ग्रुप होगा। और इस तरीके से चौथा ग्रुप भी अलग करना है तो आपको 3 कार्बन लगाने पड़ेंगे कम से कम, तो जाके ये ऐसा होगा। इस तरीके से अगर काउंटिंग करें तो काउंटिंग करने में आपको नजर आएगा कि इसमें जो कार्बन बना है वो बना है कार्बन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 पे जाके ये ऑप्टिकल शो करता है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करते हैं, जो चेन आइसोमर है, तो पहले चेन आइसोमर शो करेंगे विच देन शो पोजीशन आइसोमर। तो अगर हम इसकी आइसोमर्स की बात करें तो इसका आइसोमर पहला जो है C4 से स्टार्ट होता है। C1 में मतलब उसमें तो कोई आइसोमर हो नहीं सकता, आपको पता है। C2 में भी आइसोमर नहीं हो सकता। C3 की बात करें तब भी आइसोमर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसकी चेन को छोटा करने की कोशिश करते हैं, आपने फॉर एग्जाम्पल इसको 2 में कन्वर्ट कर दिया, तो वो जो कार्बन कट किया है दैट शुड बी अ ब्रांच। तो ब्रांच कैन नेवर बी टर्मिनल, नाइदर लग सकती नाइदर लग सकती है। तो इसलिए यहाँ पर इसका आइसोमरिज्म नहीं बन सकता। हाँ, 4 में जब पहुंचते हैं तो 4 में आइसोमरिज्म हो सकता है जो आपके सामने डिस्प्ले की है। तो हमने पहला इसका बनाया आइसोमर 4 वाला। अब इसको कार्बन चेन की लेंथ मैंने कम कर दी तो ये इसका चेन आइसोमर बन गया। वो जो कार्बन आपने कट किया था दैट शुड बी प्लेस्ड एज अ ब्रांच। तो इस तरीके से अगर इसकी हम बात करें, दिस इज ब्यूटेन जो यहाँ पे बना हुआ है। जबकि इसकी बात करें तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेंज ये आ रही है, प्रोपेन हो गया, और उसमें जो चीज बाहर जा रही है दैट इज मिथाइल ग्रुप, जिसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो कार्बन नंबर 4 पे जाके ये चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर शो कर सकता है। इसके बाद जो है यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन दिया है, और ये जो है आप लोग अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अगर आप वीडियो पॉज करना चाहते हैं पॉज कर दें, और उसके बाद जो है पहले इसको रीड कर लें, उसके बाद जो है इसको अटेंड कीजिए। ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C5 एंड C18। ड्रॉ 3D स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ दिस। तो अभी जो है इसकी जो पॉसिबल आइसोमर्स हैं वो आप लोग ट्राई कीजिएगा। हम इसकी 3D जो है C7H18 की अगर बनाने की कोशिश करें, ऑप्टिकल की बात की है, तो ऑप्टिकल जो है आपको पता है कि दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो
अगर आपने यहाँ पर इसकी 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन लिखा, फिर यहाँ पे कार्बन लिखा। ऑप्टिकल में ज्योमेट्री इज अ कंपल्सरी थिंग, आपको ऐसा करना पड़ेगा। सिमिलरली इसकी ट्राइंगल अगर इस तरफ जा रही है, उसकी डॉटेड लाइन इस तरफ जा रही है, तो मिरर इमेज में बोल्ड के सामने ये वाली बोल्ड ही आ जाएगी और ये वाली भी बोल्ड हो जाएगी लाइन। इसकी ट्राइंगल थोड़ी सी लेफ्ट हैंड साइड पे जा रही है, उसकी ट्राइंगल थोड़ी सी राइट हैंड साइड पे जाएगी और उसमें डॉटेड लाइन जो है बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे, इसकी राइट हैंड साइड पे मिरर में ऐसी नजर आएगी। बोथ नाउ दे आर मिरर इमेजेस। अब इसको बनाने के लिए एक एच कर दिया आपने, इधर आपकी मर्जी है, इसको आपने CH3 कर दिया, इधर आपने कर दिया इसको C2H5 कर दिया, इधर आपको करना पड़ेगा C3H7। अब इसका जब मिरर इमेज बनेगा तो आप जो है H अपनी जगह पे रहेगा, दिस इज C3H7। आप इसको C3H7 H3 इसको क्या कहते हैं H7C3 भी लिख सकते हैं, मतलब जो प्रॉपर इमेज बनेगा उसमें ये बन जाएगा H7 जो अंदर आ जाएगा एंड C3 बाहर आ जाएगा। तो इसलिए इसे लिखना चाहिए, इसलिए से लिख सकते हैं, लेकिन ये इसमें इजाजत है आपको, आप ये काम कर सकते हैं क्योंकि इसको जरा अंडरस्टैंड करना आसान है। सिमिलरली यहाँ पर CH3 आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा C2H5। तो आप जो इसको ड्रॉ कीजिएगा, उसके अलावा जो दूसरे आइसोमर्स हैं वो भी आप बनाइए। अब आ जाते हैं एल्केन बनाने के तरीके, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो फर्स्ट मेथड इज क्रैकिंग। क्रैकिंग में होता क्या है? ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉल एंड मोर यूजफुल प्रोडक्ट। क्रैकिंग इज डन टू मीट द डिमांड ऑफ स्मॉल एंड मोर यूजफुल हाइड्रोकार्बन। देखिए जब हम जमीन से क्रूड ऑयल निकालते हैं तो उसमें हमारे पास सारे कंपाउंड होते हैं। उसमें हमारे पास C1 वाला भी होता है, C4 वाला भी होता है, C8 वाला भी होता है, C10 वाला भी होता है, उसके अलावा जो है C18 वाला भी होता है और C40 वाला भी होता है। बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये जो छोटे हाइड्रोकार्बन हैं दे आर हाईली कंबस्टिबल, सो दे आर यूज्ड एज अ फ्यूल। तो आप इनको फ्यूल के तौर पे यूज कर लेते हैं। तो आप जो एक वीडियो देख लीजिएगा जिसमें हमारे पास है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, उसके साथ उसके यूजेस भी लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ये जो है आपको पता है पेट्रोल है, इसकी भी कंजप्शन अच्छी खासी होती है। ये आपके पास केरोसिन ऑयल है, जेट फ्यूल। ये आपके पास डीजल है, इसकी भी कंजप्शन अच्छी होती है। ये आपके पास लुब्रिकेटिंग ऑयल है। अब आपको पता है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है गाड़ी में, मतलब बहुत आपको 2 महीने में 1 महीने में चेंज करवाना पड़ता है, तो उसकी कंजप्शन इतनी ज्यादा नहीं होती। 4 लीटर जो है वो आपका 2 महीने चल जाते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल नहीं चलते। तो करते क्या थे ये लोग जो है जब ऑयल निकालते थे, क्योंकि इसकी कंजप्शन इतनी ज्यादा नहीं थी तो ये बच जाता था बहुत ज्यादा, तो इसको डिस्कार्ड कर देते थे। तो ग्रेजुअली जो है इनको सिखाया गया कि इनको हम क्रैक कर सकते हैं। मतलब C40 की चेन को, अगर ये C40 की चेन है, आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें तो इससे पेट्रोल बन सकता है, इससे डीजल बन सकता है, जो आप बनाना चाहें। तो इसको क्रैक करने पे आप ये काम कर सकते हैं। तो छोटे हाइड्रोकार्बन जो है उनकी डिमांड जरा ज्यादा होती है। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि ब्रेकिंग होती है हाइड्रोकार्बन की इनटू स्मॉल एंड मोर यूजफुल प्रोडक्ट। मतलब जिनकी डिमांड ज्यादा होती है उसको हम बनाते हैं इससे, वरना ये आपको जाया करना पड़ जाता है। क्रैकिंग में जनरली क्या होता है कि एल्केन जो है वो एल्केन और एल्कीन में जाती है। ये सॉरी यहाँ पे एल्कीन होना चाहिए वर्ड, ठीक है, इस पे करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। एक एल्कीन बनता है, एक एल्कीन बनती है, नॉर्मल बात है। और साथ इसकी हाइड्रोजन भी बन रही होती है, जो हमारी डिजायर नहीं होती वैसी बन जाती है। इसमें जो कैटलिस्ट होता है आपके पास होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसे हम कहते हैं जियोलाइट कहते हैं, इसको हम कहते हैं जियोलाइट। आपको आगे नजर भी आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बड़ा हाइड्रोकार्बन था, इससे छोटे हाइड्रोकार्बन बन गए। सिमिलरली ये बड़ा हाइड्रोकार्बन था, इससे छोटे हाइड्रोकार्बन बन गए। अब आपको जो की पॉइंट याद रखना वो ये है, जो प्रोडक्ट है ना आपके पास, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनका एमआर हमेशा पेरेंट हाइड्रोकार्बन से कम होगा। इट विल बी ऑलवेज, नंबर विल बी, द एमआर विल बी लेस एज कंपेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। इनसे इनका हाई नंबर होगा, इसका नंबर लेस होगा। तो क्रैकिंग में हम जो है थोड़ा सा काम कर लेते हैं यहाँ पे कि क्रैकिंग में आपको किस बात का ख्याल करना है। क्रैकिंग में फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर हमने लिखा कि C20 है, तो H हमने छोड़ दिया। यहाँ से आपके पास बनता है एक एल्केन बनता है और एक एल्कीन बनता है और फिर हाइड्रोजन भी बनती है, डिपेंडिंग, मतलब वो आपको कैसी इक्वेशन ला के देता है। अच्छा, इसको भी हम यहाँ पे काट देते हैं, यहाँ पे हम एल्केन लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख दिया
20 और H का नंबर छोड़ दिया, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर मैंने H का नंबर तो C का नंबर छोड़ दिया। सिमिलरली यहाँ पर C और H दोनों का नंबर छोड़ दिया मैंने। तो एल्केन है, इसका मैंने नंबर फॉर एग्जाम्पल कर दिया 20, और इसमें जो है H और C दोनों नंबर छोड़े हुए मैंने, और कोई प्रोडक्ट बन नहीं रही। तो आप क्या इस इक्वेशन को कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर ये एल्केन है तो इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। तो मतलब 20 हमारे पास जो फार्मूला है एन का वो है CnH2n+2। इस बेस के ऊपर इसका जो फार्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा नंबर दैट विल बी 42, डबल से 2 ज्यादा होंगे। सिमिलरली अगर हम इधर भी एल्केन का फार्मूला लिख रहे हैं, अगर आपको हाइड्रोजन का नंबर पता है तो आप इसका नंबर लिख सकते हैं। नंबर 1, ये 2n+2 दिया हुआ है, इसमें से 2 माइनस कर दे तो 2n रह जाएगा, 18, 18 का हाफ हो जाएगा 9, तो यहाँ पे 9 नंबर आ जाएगा। लेकिन इट लुक्स थोड़ा सा टिपिकल, इसको आसान कर लेते हैं। तो आप यहाँ से n का नंबर निकाल सकते हैं कि आपने लिखा कि जो आपके पास 2n+2 है, अगर वो 20 है तो 2n हो जाएगा 18 एंड n हो जाएगा 9। तो आपने यहाँ पे 9 लिख दिया। अब एल्कीन का फार्मूला वो पूरा हो या ना हो, एक्चुअल जो चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है पक्की वाली, वो ये है कि बन तो इसी से रहा है ना। तो अगर आपके 20 कार्बन में से 9 कार्बन अगर ये हो गए तो इस कार्बन का नंबर आप बता सकते हैं माइनस करके, और तो कोई सोर्स है नहीं, इसी 20 से बन रहा है, तो इसका नंबर आपके पास आ जाएगा 11। सिमिलरली आप इसको भी इसी से बैलेंस करेंगे। अगर ये 42 था और ये 20 है तो फिर ये नंबर कितना होगा? आप 42 में से 20 को माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22। तो इस तरीके से इसकी बैलेंसिंग आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। मैं एक दफा दोबारा लिखता हूँ इसको। इस बार जो है मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल C4 एंड H10 कर दिया। इधर से मैंने C और H दोनों को छोड़ दिया, और यहाँ पर मैंने 2H2 भी बना दिया। इस तरीके से इक्वेशन को अगर हमें बैलेंस करना हो तो 20 लिख दिया मैंने, H42 लिख दिया। तो अब इस बेस के ऊपर इसका नंबर क्या होगा, इसका नंबर क्या होगा, ये आपको बैलेंस करना है। तो आप गौर से देखें इसमें कि ये 20 था, इसमें से 4 यूज हो गए, तो आपके पास ये कितने होने चाहिए फिर कार्बन? So it should be 16. Similarly, हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं, they are 42, it is 10 and it is 4। मतलब अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन इस तरफ कितने हैं और इस तरफ कितने हैं? इस तरफ है 42, इस तरफ जो आपको नजर आ रहे हैं दैट इज 10 + 4 मतलब 14। तो ये नंबर फिर कितना होगा? यू कैन सी 10 and 4 14। तो आप इस 42 में से इसको माइनस कर दें तो इसका नंबर जो है आपके पास आ जाएगा 28। मतलब आपके दिल में एक ख्याल आएगा कि सर ये एल्कीन का फार्मूला तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो देखिए, अगर एक डबल बॉन्ड आता है तब भी एल्कीन है, अगर एक से ज्यादा आ जाए तब भी तो एल्कीन है। ठीक है, इसमें हो सकता है कि एल्कीन जो डबल बॉन्ड है वो जरा ज्यादा हो, जिसकी वजह से ये डाईइन या ट्राईइन हो सकती है। ठीक है, तो इस बेस के ऊपर जो है आपको प्रोडक्ट जो है यही से प्रोड्यूस करनी है। इसको भी हम एल्कीन ही बोलेंगे क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एक डबल बॉन्ड या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड। लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते कि आप इसको 16 और 32 कर दें। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो फिर आपके पास टोटल 32 ये हो जाएंगे, 10 ये हो जाएंगे और 4 ये हो जाएंगे। इन सब को अगर ऐड करें तो आपके पास बन जाएंगे 46, और पीछे आपके पास थे 42। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 42 हाइड्रोजन से हम 46 बना दें? तो आपको जो भी कंप्लीट करना है इक्वेशन को वो इसी से करना होगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसकी बेस के ऊपर, और वो ये है कि अगर आपसे कहता है कि 2C4H10 है आपके पास, और यहां पर आपको दे देता है C4 एंड H जो है वो 6 कर देता है। तो आपको इसको जनरल फार्मूला को सेट करना पड़ेगा कि क्या क्या बनेगा इससे। तो इसको काउंट करें आप, कार्बन 4 यहाँ पर हो गए, 4 × 2 8 एंड 4। तो आपके पास टोटल जो कार्बन बन रहे हैं दैट इज 12 लिख दिया आपने। इस तरीके से वहां से भी ऐड करना होगा आपको। हाइड्रोजन यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 6, तो 10 × 2 20 हो जाएगा, 26 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 26। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। क्रैकिंग एल्कीन की भी हो सकती है कीपिंग में।
तो पहली बात तो क्रैकिंग का जो था आपको इसका ख्याल रखना। क्रैकिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमेशा बड़े से छोटे बनेंगे, छोटे से बड़े नहीं बन सकते। ठीक है, तो इस बेस के ऊपर जो है हम थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन दिखाते हैं फिर आपको आगे लेके जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन खोलते हैं एल्केन से रिलेटेड, तो एल्केन 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 ये एल्केन आ गया आपके पास। अब इसमें अगर हम बात करते हैं इसकी, ये हमारे पास क्रैकिंग से क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है कि विच हाइड्रोकार्बन नॉट विल बी कलेक्टेड। पेंटेन की क्रैकिंग कर रहे हैं। पेंट का मतलब हो गया, काउंट करने 5 कार्बन, तो 5 से छोटे बन जाएंगे सारे के सारे स्मॉल प्रोडक्ट। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है क्योंकि इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें आपके पास 4 कार्बन है, ये भी हो सकता है, इसमें आपके पास हो रहे हैं 10 कार्बन, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये बात कॉन्सेप्ट ये है कि बड़े से छोटे बन जाएंगे, तो इसका आंसर जो हमारे पास डी हो जाएगा, कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। सिमिलरली यू कैन सी मोर हाइड्रोकार्बन अब इसमें कह रहा है कि ऑक्ट 1 इन है, मतलब यू हैव 8 कार्बन। वो कह रहा है जब इसको क्रैकिंग कर देंगे इसकी, तो क्रैकिंग में कौन कौन सी प्रोडक्ट हो सकती है। तो 8 से ये 2 कार्बन का है, यस हो सकता है, ये 3 कार्बन का है, ये भी हो सकता है, ये भी 3 कार्बन का है, ये भी हो सकता है, और ये 4 कार्बन का ये भी हो सकता है। 8 से छोटे वाले सारे ये बन सकते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो हमसे कह रहा है कि हमने एक हाइड्रोकार्बन को क्रैक किया, एक एल्केन थी क्रैक किया आपने, उससे मीथेन बना है, इथीन बनी है एंड प्रोपीन बनी है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथीन इज गिवन दिस वन। तो आइडेंटिफाई करें उस हाइड्रोकार्बन को। तो ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, आपने ये लिख दिया। इससे आपके पास क्या क्या बना है क्रैक करने पे, एक मीथेन बना है, वी नो अल्हम्दुलिल्लाह फार्मूला ऑफ मीथेन CH4 हो जाएगा। इथीन का फार्मूला हो जाएगा C2H4, एल्कीन के लिए होता है 2N CnH2n होता है। एंड तीसरा उसने बोला प्रोटीन, तो ये C3 हो जाएगा और H हो जाएगा 6। ये आपके पास बन गए। अब उसने एक नई बात बोली है, एंड दैट इज के उसने कहा है कि मोल फ्रैक्शन जो है ना आपके पास किसका, इथीन का मोल फ्रैक्शन 0.5 है। मोल फ्रैक्शन होता क्या था, मोल फ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ा था जब आप केसी के क्वेश्चन कर रहे थे, जब हम पार्शियल फ्रैक्शन निकालते थे उस वक्त। तो मोल फ्रैक्शन जरा समझा दूं आपको। तो हमने केसी के में ये पढ़ा था कि जो इसके ऊपर टोटल प्रेशर आ रहा है, इसके ऊपर जो टोटल प्रेशर जा रहा है, वो जितनी गैसेस होंगी उन सारी गैसेस का प्रेशर मिला के इसके ऊपर पहुंच रहा होगा। तो फॉर एग्जांपल इसके ऊपर अगर एक्सर्ट हो रहा है 50 किलो पास्कल, तो ये सारी गैसेस का सम है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि पी टोटल जो होता है हमारे पास, वो प्रेशर ऑफ O2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ऐसे पढ़ाया था आपको। फिर मैंने कहा था किस गैस का प्रेशर ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहता हूँ 10 मोल इसके हैं, 5 मोल इसके हैं और 3 मोल इसके हैं, तो सबसे ज्यादा प्रेशर वो गैस एग्जर्ट करेगी जिसके मॉलिक्यूल ज्यादा है, जिसके मोल ज्यादा है। तो अगर मैं इसका पार्शियल प्रेशर निकालना चाहूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो हम क्या करते हैं कि मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 10, टोटल मोल्स हो गए आपके पास 15 एंड 18 इनटू पी टोटल, ये हम यूज करते थे। इसको मैं दोबारा एक दफा रिकॉल चल रहा है तो बता ही दें आपको कि आपने कहा कि टोटल जो मॉलिक्यूल्स आपके पास बन रहे थे वो बन रहे थे 10 प्लस 5 प्लस 3 मतलब 18। आप देखेंगे कि 18 अगर पार्टिकल्स हो, उसकी वजह से प्रेशर होता है 50 किलो पास्कल। तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के तो 10 पार्टिकल्स है, तो उसकी वजह से प्रेशर कितना होगा, x हो जाएगा। इफ वी सॉल्व इट, ये हमारे पास बन जाएगा 10 into 50 डिवाइड बाय 18। तो इसको हमने एक वक्त में, ये मोल्स अपॉन टोटल मोल्स है, इसको हमने मोल फ्रैक्शन का वर्ड यूज किया था, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन होता है कि मोल्स अपॉन टोटल मोल्स।
इनटू पी टोटल, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था, आपको बता दिया मोल फ्रैक्शन यहाँ पे कि मोल फ्रैक्शन क्या था, मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो अगर वो आपसे कह रहा है कि इसके जो मोल्स हैं इथीन के ये हैं 0.5, मैंने लिख दी है। अब ये बताएं कि अगर मैं सबके मोल फ्रैक्शन निकाल लूं, इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 10/18, इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, ये CO2 था, H2 की बात करें तो ये हो जाएगा 5/18, एंड सिमिलरली इसकी बात करें तो O2 का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 3/18। अगर इस सबको सम कर दे सारे मोल फ्रैक्शन को, तो आपके पास आंसर जो है 1 आ जाएगा हमेशा। ठीक है, डिनोमिनेटर सबका सेम होता है तो सब ऐड हो जाएगा, वही 18 बन जाएगा तो 1 आ जाएगा। इस बेस के ऊपर अगर आपको इसका मोल फ्रैक्शन 0.5 बता दिया है, तो इसका मतलब फिर इसका जो है वो नहीं पता आपको, इसका भी नहीं पता, लेकिन इन सबका सम जो है वो कितना होगा, 1। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारे पास बन जाएगा 2x प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1। 0.5 इज इक्वल टू 1, फिर 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5, 2x के बराबर हो गया, और x आ जाएगा हमारे पास 0.25। इस बेस के ऊपर जब आपने इसकी वैल्यूज निकालने की कोशिश की तो इसका मोल फ्रैक्शन आ गया आपके पास 0.25, इसका आ गया 0.5, इसका आ गया 0.25, ये आपके पास आ गए। लेकिन इनको होल नंबर में अगर कन्वर्ट करना हो तो छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दें, इसको भी 0.25 से, इसको भी 0.25 से, उसको भी 0.25 से, इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। इस बेस के ऊपर मोल फ्रैक्शन की वजह से मुझे पीछे थोड़ा सा जाना पड़ा समझाने के लिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसका मतलब इसकी रेशियो 1 हो गई, इसकी रेशियो 2 हो गई, और इसकी रेशियो भी 1 हो गई। अब हम कार्बन अगर काउंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो कार्बन कितने हो रहे हैं, तो 1 इसमें है, 4 इसमें है और 3 इसमें, 7 और 1 8 हो गए। इस तरीके से अगर हाइड्रोजन की बात करें तो आपके पास हाइड्रोजन हो गए 4, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया 8 और 6, 8 और 6 14, एंड तो आपके पास आ जाएंगे 18, तो आपके पास ये हो जाएगा C8 एंड H18। इसके अलावा भी हमारे पास एक छोटा सा रास्ता था, जब आपने कार्बन काउंट कर लिया तो इस तरीके से, अगर आपको मोल फ्रैक्शन पता होता तो दैट इज वेरी सिंपल, कुछ मसला नहीं था इसमें, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और अब अगर इसकी रेलेवेंसी में कुछ आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं क्रैकिंग में, क्रैकिंग बड़े से छोटे बनते हैं, छोटे से बड़े नहीं बनते। तो एक आध क्वेश्चन करवा के बाद फिर वापस चलते हैं अंदर। अब फिर दोबारा जो एक क्वेश्चन हमें दिया कि ऑक्टेन जो है उसको क्रैक की उसने, तो ऑक्ट का मतलब होता है 8, 8 से ये 2 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का है, और ये आपके पास बन रहा है 6 कार्बन का, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल। ठीक है, तो क्रैकिंग में छोटे बनते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर देखें तो आपके पास मोल रेशियो दिस मॉलिक्यूलर, तो ये उसी जो मोल फ्रैक्शन वाला था उसमें मोल फ्रैक्शन नहीं करवा रहा आपसे, बस वो ऐड करवाना है, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। वापस आते हैं क्रैकिंग, हमारे पास क्रैकिंग की अब 2 टाइप्स है हमारे पास, एक है थर्मल, एक है कैटालिटिक। तो टाइप्स ऑफ क्रैकिंग में एक हमारे पास है थर्मल, थर्मल में टेम्परेचर यूज करते हैं, हाई टेम्परेचर, एंड दिस रेंज इज बिटवीन दिस। इसमें आप हाई प्रेशर भी यूज कर रहे होते हैं। इसमें प्रोडक्ट जो है नॉर्मली वो होती है एल्कीन एंड हाइड्रोजन, ज्यादातर एल्कीन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इस वजह से ये बॉन्ड भी टूट जाते हैं, तो जहां जहां से बॉन्ड टूटते हैं वहां वहां से डबल बॉन्ड आ सकता है इनका, ये बन जाता है, और हाई टेम्परेचर होने की वजह से CH बॉन्ड भी टूट जाता है, तो हाइड्रोजन आपके पास प्रोडक्ट होती है। इस तरीके से अगर कैटेलिटिक की बात करें तो कैटेलिटिक में टेम्परेचर लाजमी सी बात है कम हो जाएगा। तो इसने एक दफा क्वेश्चन पूछ लिया कि टाइप्स ऑफ जो है हमारे पास जो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रैकिंग आर देयर, तो हम इसलिए इसको बढ़ा रहे हैं, कोई ज्यादा खैर डिटेल नहीं है, लेकिन आपको बता दिया है कि वहां पर हमारे पास नॉर्मली एल्कीन बनते हैं ज्यादा और हाइड्रोजन बनती है मोस्टली जो प्रोडक्ट होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर टेम्परेचर आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि आपने कैटलिस्ट यूज कर लिया, कैटलिस्ट इज जियोलाइट, प्रेशर जो हल्का होगा इसमें, इसमें आपके पास ज्यादातर बनेंगे ब्रांच हाइड्रोकार्बन बनेंगे एंड साइक्लिक एल्कीन बनेंगे, तो साइक्लिक एल्केन भी एल्कीन भी दोनों हो सकते हैं, तो ब्रांच वाले बनेंगे और वो बनेंगे। तो ये बस हल्का सा पता होना चाहिए आपको, और बाकी कुछ नहीं, कि इसके जो प्रोडक्ट्स है वो जरा जेब में रख लीजिएगा। ऐसे उसने क्वेश्चन अभी तक किया तो नहीं, लेकिन करे तो आप जेब में रखिएगा कि यहाँ पर उसमें जो है हमारे पास एल्कीन ज्यादा बनते हैं थर्मल में, ज्यादा इन बनते हैं एंड हाइड्रोजन बनती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ब्रांच बनते हैं
क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो पास आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स और जुड़ जाते हैं, जहाँ से टूटे थे, जहाँ से उसका फ्रैगमेंट बन रहा होगा तो ब्रांच बनने के चांसेस होते हैं। हाई टेम्परेचर पे जो है वो दूर दूर हो जाएंगे पार्टिकल्स, उनके आपस आपस में जुड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं एंड साइक्लिक कंपाउंड बन जाते हैं। इसके बाद सेकंड मेथड जो है, ये हमारे पास था पहला मेथड जिसमें हम क्रैकिंग कर रहे थे, क्रैकिंग से हम हाइड्रोकार्बन बना रहे थे, सॉरी एल्केन बना रहे थे। तो एल्केन बनाने का भी मेथड है, एक्चुअली ये एल्कीन बनाने का भी मेथड है। एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एल्केन भी बना है, एल्कीन भी बन रहा है। अब हम आगे लेके चलते हैं बात को। दूसरा मेथड हमारे पास है, वो है आप एल्कीन की हाइड्रोजनेशन करते हैं। ये बात भी आप लोग ओ लेवल से पढ़ के आए, इट इज वेरी सिंपल, तो मसला नहीं है इसमें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एल्कीन है, आप इसमें हाइड्रोजन डाल दें, अगर आपको याद हो तो मार्जिन वाला जो रिएक्शन होता था, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल उसमें हाइड्रोजन ऐड करते थे तो हमारे पास बन जाता था मार्जिन। ये थोड़ा सा स्पेलिंग का मिस्टेक जो है यहाँ पे चल रहा है, तो इसलिए काम मार्जिन, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल का फार्मूला कुछ और था। तो ये जो हाइड्रोजन थे आपके पास, इनमें से एक हाइड्रोजन यहाँ आगे लग जाएगा, यहाँ आगे लग जाएगा, इस तरीके से ये सैचुरेट हो जाएगा, तो ईन से जो है आपके पास एन बन जाएगा। तो ये इसके दो मेथड है बनाने के, सिर्फ दो मेथड, नंबर 1 नंबर 2 हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। अब हम आ जाते हैं इसके रिएक्शन पे। इसके केमिकल रिएक्शन में पहला कंबस्शन है। कंबस्शन जो है किसी भी ऑर्गेनिक की प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास कंबस्शन की दो टाइप्स होती थी, ओलेवल्स में पढ़ा था हमने। एक कंप्लीट कंबस्शन है और एक इनकम्प्लीट होती है। कंप्लीट होती है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, यहाँ पर बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बैलेंसिंग करवाता रहेगा आपसे। सिमिलरली जो इनकम्प्लीट है वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन कम होती है तब होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इन दोनों को गौर से देखना है, समझना है। मैंने आप लोगों को एक वीडियो शेयर की थी कंबस्शन एनालिसिस, और मोल्स का वो टॉपिक था, तो उसमें हमें ये बात समझाने की कोशिश की थी। लेकिन जब हम पहले कंप्लीट कंबस्शन और उसकी बैलेंसिंग की बात कर लेते हैं तो ये बात जरा क्लियर हो जाएगी। देखिए हमने फॉर एग्जांपल उठाया CH4 को, इसको हम कंबस्ट कर रहे हैं। देखिए कंबस्शन में आप दुनिया की किसी भी चीज को उठा के, जब एक्सेसिव हीट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी ठीक ठाक हो और आप हीट भी कर रहे हैं, तो ये बात कंफर्म है, या तो वो जल जाएगा या डिकम्पोज हो जाएगा, आइदर इट बर्न या फिर डिकम्पोज। लेकिन एक चीज कॉमन है, बनेगा क्या? रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। एंड यू ऑल्सो नो द डेफिनेशन ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बताने हैं आपको, तो कार्बन का रिस्पेक्टिव ऑक्साइड जो होता है वो CO2 होता है, जबकि हाइड्रोजन का रिस्पेक्टिव ऑक्साइड जो होता है वो H2O होता है। अब रहेगा मसला बैलेंसिंग का। तो बैलेंसिंग, कार्बन एक था, जान छूटी, एंड हाइड्रोजन आपके पास दो है, तो आपने इसको दो लगा दिया यहाँ पर, जान छूटी, इसलिए यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा ऑक्सीजन। डन हो गया। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2। एक बात आप ध्यान में रखें, आपको ऑलरेडी में सिखाया होगा कि जितने कार्बन होते हैं उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अगर एक कार्बन था तो एक कार्बन डाइऑक्साइड, अगर दो होंगे तो दो बन जाएंगे। और जितने हाइड्रोजन होते हैं ना, उसका आपके पास हाफ जो है वो वाटर बन जाते हैं। 4 थे तो 2 बन जाएंगे, 6 होंगे तो 3 बन जाएंगे, ये काम चल रहा है। इस तरीके से आखिरी जो बैलेंसिंग कर रहे होते हैं वो हम इस तरीके से करते हैं कि इसमें ऑक्सीजन के एटम्स काउंट करते हैं। इसमें ऑक्सीजन के एटम जो है वो 2 है, और इस तरीके से यहाँ पर भी 2 है। ये आपके पास हो गए 4 एटम्स हो गए ऑक्सीजन के। अब 4 है तो आपको इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है? O2 होता है एक्चुअली, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। तो इसको 4 करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 बन गए। देखिए एक चीज और है वो आपको नहीं पता, तो मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर C2H6, पता है इसमें कितनी चाहिए होगी ऑक्सीजन? 3.5 हो। डायरेक्ट सबसे आखिर में मैंने हालांकि ऑक्सीजन की बैलेंसिंग की है, इसमें मैं डायरेक्ट बताता जा रहा हूँ। सिमिलरली अगर आपसे कहता है कि C5 है, आपको पता है कि H हो जाएगा 12, इसमें ऑक्सीजन कितनी होगी? तो मैं भी काउंट कर देता हूँ। एक जो एडजेसेंट मेंबर होता है, जो CH2 का डिफरेंस होता है, तो उसमें जो है आपको 1.5 से इंक्रीज करनी होती है। अगर मैं यहाँ से यहाँ आता हूँ तो आई एम गोइंग फॉर 4 इंक्रीज, तो मैंने लिखा 4 into 1.5, इसका मतलब 6 हो जाएगा। तो 2 ऑलरेडी था, वो 2 ये ऑलरेडी है, इसमें ये 6 ऐड कर दे तो आपके पास बन जाएगा 8। अब इसको चेक कर देंगे वाकई ऐसा हो भी रहा है या नहीं। आपको पता है कि 5 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, जिसकी वजह से आपके पास 10 ऑक्सीजन के एटम हो गए यहाँ पर, और आपके पास 6 बनेंगे वाटर, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि 6 ही हो गए।
इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो आपके पास बन गया 16। तो अगर आप यहाँ पे चेक करें तो ये 16 ही बन रहा है। तो ये जो है चीज आपको थोड़ी सी हेल्प करेगी कि 1.5 से इंक्रीज करता है। अब क्यों करता है ये आपको बता देता हूँ। देखिए ये दोनों एडजेसेंट मेंबर्स हैं, ये वाला और ये वाला। इन दोनों अगर एडजेसेंट है तो इनके दरमियान डिफरेंस क्या होगा? इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा दैट इज CH2 ना। अगर आप इसको भी फर्दर जलाना पड़ेगा तो आपके पास एक C को जलाना है और एक H2 को आपको कंपास करना है। इसको आपको पता है कि 2 ऑक्सीजन चाहिए, इसको आपको 1 ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे आपके पास कितने बन गए? ऑक्सीजन के एटम बन गए आपके पास 3 एटम्स। और अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो बन जाएंगे 1.5 O2 आपको चाहिए मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए हम किसी भी उम्र में सिर्फ इसमें नहीं, एल्कीन आ जाए, अल्कोहल आ जाए, एडजेसेंट मेंबर में जब जाएंगे आपको फर्दर CH2 जलाना होगा, जिसके लिए आपको 3 ऑक्सीजन के एटम चाहिए, मतलब 1.5 O2 का मॉलिक्यूल चाहिए। तो इसकी बेस के ऊपर हम ये काम कर रहे थे। हम टेक के साथ ही बता देते हैं कि किसमें क्या होगा। ये बात थोड़ी सी और समझाता हूँ। मैंने एक अल्कोहल उठाई C2H5OH। इसको हमने जब कंबस किया तो आपके पास कार्बन है और हाइड्रोजन है, इनके ऑक्साइड बनाते हैं। इसका ऑक्साइड हो जाएगा हमारे पास CO2, जबकि इसका ऑक्साइड हो जाएगा H2। बैलेंसिंग करते हैं। कार्बन आपके पास 2 है तो 2 लिखती है। हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे 6 है, तो ठीक है 5 और 1 6। 6 के लिए आप यहाँ पे लगा देंगे 3। अब अगर ऑक्सीजन की एटम काउंट करते हैं, 4 इसमें है, 3 इसमें है, टोटल हो गया आपके पास 7। आपने ऑक्सीजन यहाँ पे लिखने, तो हमने O2 तो लिख दिया। देखिए एक एटम इसमें ऑलरेडी है। अब इसका नंबर क्या हो कि आपके पास ये टोटल 7 बन जाए, इन दोनों का भी सम। तो इसका मतलब इसका नंबर होना चाहिए 6। 6 के लिए आप इसको लगा देंगे 3, तो ये भी बैलेंस हो गया। इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर C3H7 हो जाएगा एंड OH हो जाएगा। इसके लिए सीधा मैंने 4.5 O2 लिख दिया। हालांकि मुझे पता नहीं, अभी इसको चेक करते हैं कि बाकी वो निकला कि नहीं। तो आपको पता है कि 3 CO2 इससे बनेंगे एंड 4 बन जाएंगे वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन आपके पास 8 है। काउंटिंग करके देखते हैं तो ये हो गया आपके पास 6 और ये हो गया आपके पास 4। दोनों को अगर आप सम कर दें तो आपके पास बन जाएंगे 10। अब आ जाते हैं यहाँ पर, एक एटम यहाँ पर है आपके पास, और अगर आप इसको ऐड करें तो ये बन जाएंगे 9, जिसका सम भी आपके पास यही आ रहा है, दोनों तरफ से यही आ रहा है। तो ये बात अगर आप लोग ज़हन में रख लेंगे तो अच्छी बात है कि CH2 जब होमोलॉगस सीरीज बढ़ती है तो कंबस्शन में ऑक्सीजन जो है 1.5 से इंक्रीज कर रही होती है। और काम करते हैं कुछ यहाँ पे इसकी बैलेंसिंग के लिए। तो अगर हमने आपको बताया कि जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड और जितने वो, तो आपको वैसे तो कंबस्शन एनालिसिस में लिखवाया था आपको, तो ये फार्मूला या तो उसको याद कर लें या फिर जो है डायरेक्ट। तो आपके पास अगर CX हो, HY हो एंड इसको अगर आप कंबस कर देंगे तो आपके पास बन जाएगा CO2 एंड H2O। तो जिसको इसमें मसला हो इस फार्मूला की डेरिवेशन में, तो वो जो है कंबशन एनालिसिस की वीडियो देख सकता है। हमने बताया था जितने कार्बन होते हैं उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, तो मैंने कर दिया X यहाँ पर। अगर ये आपके पास 1 था तो ये 1 बनेगी, 2 होंगे तो 2 बनेगी, 5 हो तो 5 कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन का हमने बताया था कि हाफ बनता है इसका, मतलब Y.2 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि Y.2। फिर हम इसकी काउंटिंग वाउंटिंग कर रहे थे कि ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी। ऑक्सीजन की काउंटिंग करके इसका मैं दोबारा कह रहा हूँ, कंबशन एनालिसिस में पूरा मैंने समझाया था। अभी आप सिर्फ इसको जरूर x + Y/4 आपके पास बन जाएगा O2। So this is generalized formula which is used for any hydrocarbon. This can be alkane, this can be alkene, this can be any hydrocarbon, उसमें ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये अल्कोहल में किसी और कार्बोनाइल उसमें कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया, एल्डिहाइड कीटोन हो गया, मतलब एस्टर्स हो गए, वो भी कंबस्ट होते हैं, लेकिन उसमें ये फार्मूला नहीं चलेगा। सिर्फ हाइड्रोकार्बन में वन ऑफ द कंपाउंड्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो वहां पे ये फार्मूला आपका बिल्कुल फिट चल सकता है, कोई मसला ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आपके पास कंबस्टन होगी कंप्लीट। इनकम्प्लीट कंबस्टन में प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इनकम्प्लीट कंबस्टन जो है हमारे पास इनकम्प्लीट कंबस्टन। अब इनकम्प्लीट है तो
इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में होगा, तो इन लिमिटेड ऑक्सीजन जब होगी उस वक्त होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास C4NH10 है, अब इसको जो है ऑक्सीजन चाहिए, इसको ऑक्सीजन चाहिए फॉर एग्जाम्पल जितने भी, तो आपने ऑक्सीजन कम दी है। देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल इसको 20 ऑक्सीजन चाहिए थे, तो अगर आपने 19 दिए तब भी कम है, अगर आपने 2 दे दिए तब भी कम है। तो उसी के ऊपर डिपेंड करते हुए इसमें क्या क्या बनेगा। इसमें आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कार्बन जो है उनको फुली 2 ऑक्सीजन मिल जाए, ऑल्सो पॉसिबल। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास किसी कार्बन को 1 ऑक्सीजन मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी कार्बन को बेचारे को कुछ भी ना मिले। लेकिन ये बात नॉर्मल है कि जो आपका हाइड्रोजन है उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा फुल फ्लैश। उसकी वजह ये है कि ये अगर रेशियो देखें तो 2 एटम्स को 1 ऑक्सीजन चाहिए, मतलब 2 एटम्स नीड ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले इनको फारिग कर दिया जाता है। अब कार्बन की डिजायर क्या है, इसको 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो किसी को दोनों मिल जाते हैं, किसी को 1 मिलता है, किसी को मिलता ही नहीं। अगर हम बात करते हैं अब इनकी अपीयरेंस की, तो अपीयरेंस इनकी ऐसी है कि ये भी कलरलेस है और ये भी कलरलेस गैस है। तो कलरलेस गैस है, ये जो है आपके पास कार्बन, ये सॉलिड पार्टिकल की तरह उड़ रहा होता है, इसे हम कहते हैं ब्लैक सॉलिड, या इसको ब्लैक स्मोक भी कहते हैं। ठीक है, वाटर भी आपके पास कलरलेस होगा, स्टीम की फॉर्म में चला जाएगा, कलरलेस। यहाँ पे गैस की फॉर्म में स्केप करेगा, इट विल बी कलरलेस इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो ब्लैक सूट नजर आएगा आपको। देखिए घर में अगर आप चूल्हा जलाते हैं, तो जब चूल्हा जलाते हैं आप लोग, तो उसमें मीथेन गैस तो आ रही है, लेकिन ऑक्सीजन तो आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑक्सीजन कहाँ से आती है उसमें? ऑक्सीजन आती है एयर से। अब ऑक्सीजन तो लिमिटेड है 20%। अगर आपने चूल्हा कम खोला, फ्यूल कम आ रहा है, कम ऑक्सीजन चाहिए, कंप्लीट कंबस्शन होगी, आपका बर्तन काला नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अगर आप चूल्हा ज्यादा खोल दें, तो उसको ऑक्सीजन कम मिलेगी, जिसकी वजह से आपको ब्लैक सूट नजर आएगा, जो बर्तन को काला कर देगा। ऐसे आपने देखा वो टायर जब जल रहे होते हैं उसमें ब्लैक सूट, जब जब ब्लैक सूट निकलता है इसका मतलब कि इनकम्प्लीट कंबस्शन हो गई। ठीक है, डीजल गाड़ियों में C18 होता है, उसकी अच्छी खासी ऑक्सीजन चाहिए, तो आराम से भी एक्सीलरेटर देगा, तो उसमें आपको नजर आएगा कि ब्लैक सूट बन रहा है। लेकिन CNG जो है दैट इज 1 कार्बन कंपाउंड, उसमें आपको ब्लैक सूट नजर नहीं आएगा। तो हमारे पास ये दो इसके कंप्लीट और इनकम्प्लीट रिएक्शन जो है कंबस्शन हमने कर लिए। अब जो है हमें इसमें एक रिएक्शन और करना है, दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका रिएक्शन जो है क्लोरीन के साथ होता है, तो उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।